और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। दरअसल मेंटेनेंस के चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के प्रभावित होने से कहीं ना कहीं यात्री परेशान होते हैं और आक्रोश भी साफ तौर से उनमें देखा जा सकता है। 10 से 17 जनवरी तक ट्रेनें ये रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा। अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम हो रहा है और नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते ट्रेनें रद्द रहेंगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि मेंटेनेंस का काम होना है, इंटरलॉकिंग का काम होना है और इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला कि कुछ दिनों के लिए ट्रेनें प्रभावित रहेंगी और सीधा असर यात्रियों पर देखने को मिलेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लगभग 30 ट्रेनें ऐसी हैं जो रद्द रहेंगी। 10 से 17 जनवरी तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी और यात्रियों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो रोज सफर करते हैं, अप डाउन करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए, प्रभावित होते हुए साफ तौर से नजर आएंगे क्योंकि 30 ट्रेनें रद्द रहेंगी। मेंटेनेंस का काम है। मेंटेनेंस का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी 10 से 17 जनवरी तक। रेल यात्रियों के लिए बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कि 30 ट्रेनें छत्तीसगढ़ में रद्द रहने वाली हैं। मेंटेनेंस का काम होना है, इंटरलॉकिंग का काम होना है और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। कुछ ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा और आपको ये भी बता दें कि सीधे तौर से यात्री परेशान होते हुए नजर आएंगे। लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला चल ही रहा है। एक बार फिर यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है, चूंकि कम होने का नाम तो नहीं ले रही। लंबे वक्त से ट्रेनें प्रभावित होती आई हैं और अब फिर से एक बार 10 से 17 जनवरी तक का ये सिलसिला रहेगा जब 30 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कई ट्रेनों का रूट बदला जाएगा और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के यात्रियों को परेशानी होगी। कई सारी ट्रेनें फिर से रद्द। बिल्कुल, देखिए अधोसंरचना के नाम पर लगातार जो है वो ट्रेनों को रद्द करने का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। चूंकि छत्तीसगढ़ में तीसरी रेल लाइन, चौथी रेल लाइन का काम लगातार किया जा रहा है। इसके साथ ही रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इस वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। एक बार फिर से अनूपपुर स्टेशन में तीसरी रेल लाइन का काम किया जाना है। प्री एनआई का काम किया जाना है, जिसकी वजह से लगभग जो 30 ट्रेनें हैं वो अलग अलग दिनों में रद्द रहेगी। ये आज से ये ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 17 जनवरी तक ये ट्रेनें रद्द रहेगी तो कहीं ना कहीं जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बाधित रहेगा। प्रमुख ट्रेनों की अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख ट्रेन है नर्मदा एक्सप्रेस, जो बिलासपुर और इंदौर को जोड़ती है। ये महत्वपूर्ण ट्रेन है जिसमें रोज यहाँ पर यात्री जो है हजारों की संख्या में सफर करते हैं। इसी तरह से भोपाल एक्सप्रेस, ये महत्वपूर्ण ट्रेन है जो बिलासपुर से भोपाल के लिए लोग यहाँ से रवाना होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शहडोल, बिलासपुर, रीवा, बिलासपुर, इस तरह की जो बड़े महत्वपूर्ण जो ट्रेन है वो रद्द है। आपको बता दूं कि ये वो ट्रेन है जिसमें रोजाना यात्री जो है वो सफर करते हैं और न केवल यात्री बल्कि जो काम के लिए निकलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक शहर से दूसरे शहर के लिए रवाना होते हैं। उन ट्रेनों को रद्द होने से कहीं ना कहीं उनके जीवन पर भी काफी खासा असर पड़ेगा, क्योंकि वो रोजी मजदूरी करने के लिए इन्हीं ट्रेनों का सहारा लेते हैं। कई ऐसे डेयरी संचालक है जो दूध का लाना ले जाना है इसी ट्रेनों से करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या उनके सामने इन 7 से 17 जनवरी तक के देखने को मिलेगी। फिलहाल अधोसंरचना के नाम पर इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे चाहती है कि जो कम अभी जिस तरीके से लगातार जो ट्रेनें लेट लतीफी होती हैं उनको किस तरीके से बेहतर किया जाए, लिया जाए, इसे ध्यान में रखते हुए तीसरी रेल लाइन का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अधोसंरचना के नाम पर एक बार फिर से इन ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसके लिए यात्रियों की मुसीबत तो बढ़ेगी, इसके साथ ही जो लोग हैं उनके लिए भी इंतजार अब इसी चीज का है कि कब फिर से इस ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर की। लगातार जारी है, प्रदेश में कोरोना के 24 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। कोरोना अपने पैर पसार रहा है छत्तीसगढ़ में। लगातार कोरोना के नए मामले आ रहे हैं और इजाफा कहीं ना कहीं हो रहा है। अब तक आपको बता दें 4182 सैंपल की जांच हो चुकी है। रायपुर में 11, रायगढ़ में 5,
दुर्ग में 2, कांकेर में 3, बेमेतरा, जांजगीर चांपा में एक मरीज मिला है। लगातार कोरोना पैर पसार रहा है और कहीं ना कहीं मामले इसमें बढ़ रहे हैं, इजाफा हम देख रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी इसे लेकर कहीं ना कहीं सतर्क है, अलर्ट है। साथ ही साथ गाइडलाइन को फॉलो करने की भी नसीहत दी जा रही है, अपील भी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बीते कुछ समय में एक बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए थे। कोरोना को लेकर, कोरोना के वेरिएंट्स को लेकर भी इसमें चर्चा हुई थी और अस्पतालों को तैयार रहने की बात की गई थी कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है और किसी भी इमरजेंसी में अस्पताल तैयार रहे। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तमाम राज्यों को निर्देश जारी किया गया कि स्पेशल बेड, कोविड सेवा के लिए स्पेशल स्टाफ और साथ ही मरीजों की सुविधा में कमी ना हो, इसको भी ध्यान में अस्पतालों को रखना होगा। ऐसे में 24 नए मामले सामने आ गए हैं कोरोना के छत्तीसगढ़ में। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, कोरोना के केसेस लगातार अब छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं, फिलहाल क्या आंकड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है और बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राज्य के 7 जिलों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राजधानी में सबसे ज्यादा 11 मरीज जो है वो मिले। इसके साथ ही रायगढ़ में 5, कांकेर में 3, इसके अलावा और भी तमाम जिलों से कोरोना के मामले जो है वो सामने आए हैं। राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 11 मरीज है, जिससे अब राजधानी रायपुर में एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 40 हो गई है। इसके साथ ही बीते दिनों राज्य में 4142 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें से 31 मरीज जो हैं होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हुए हैं। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बीते दिनों फिलहाल किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। जी, तो लगातार इजाफा तो हो ही रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं गाइडलाइंस को फॉलो करना ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया तनु, जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की हम बात कर लेते हैं। सीएम विष्णुदेव साय के कई कार्यक्रम हैं। रायपुर में सनातनी समाज का कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम में सीएम साहब शामिल होंगे। दोपहर 2:15 पर राजिम में होंगे शामिल। राजिम जयंती समारोह में वो शामिल होंगे। तो आज विष्णुदेव साय कई कार्यक्रमों में नजर आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में सनातनी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा विष्णुदेव साय दोपहर 2:15 पर राजिम में भी शामिल होंगे। तो कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सनातनी समाज का कार्यक्रम भी है, उसमें भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे सीएम और साथ ही साथ और भी कई सारी मुलाकातें और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के क्या खास कार्यक्रम आज रहने वाले हैं, इस बारे में आपको बता रहे हैं। तो कई कार्यक्रम आज आयोजित किए जाएंगे छत्तीसगढ़ में, जिसमें कि विष्णुदेव साय शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात, राजिम कुंभ मेले को लेकर बीते दिनों ये खबरें और जानकारी मिली थी कि ये जारी रहेगा और इसके लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में शामिल होना। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान, केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे प्रदेशों के लिए प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में स्थानीय नेताओं को जगह मिली है। छत्तीसगढ़ के लिए बनाई गई कमेटी में भूपेश बघेल, सहदेव जैसे 18 नेताओं को शामिल किया गया और इस समिति के अध्यक्ष दीपक बैज होंगे। चुनाव समिति का ऐलान हो चुका है। ये चुनाव समिति बनाई गई है, दिग्गजों को शामिल इस चुनाव समिति में किया गया है और आगामी तैयारी चुनावों की अब शुरू हो चुकी है कांग्रेस वाली। बलौदाबाजार की हम बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में बंधक मजदूर जो बनाए गए थे उन्हें आजाद करा लिया गया है। पुलिस ने बंधकों को अपने घर पहुंचाया। 8 नाबालिग सहित 43 लोग इसमें शामिल थे। 43 लोग बंधक बनाए गए थे। गुंटूर में बनाए गए थे बंधक। चांदन गांव के रहने वाले हैं ये सारे ही मजदूर और ऐसे में 43 लोग बंधक बनाए गए थे। इसमें 8 नाबालिग भी थे।
कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब इन्हें आजाद कर दिया गया है। पुलिस ने बंधकों को उनके घर तक पहुंचा दिया है। ये वो मजदूर हैं जिन्हें आंध्र प्रदेश में बंधक बना दिया गया था, लेकिन अब वो आजाद है, उन्हें अपने घर पहुंचा दिया गया है। गुंटूर में, दरअसल आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ये बंधक बनाए गए थे। चांदन गांव के मजदूर रहने वाले हैं। तो प्रयासरत सरकार है पूरी तरह से, और ऐसा सिलसिला अमूमन चलता रहता है जब मजदूरों को लालच देकर के दूसरे शहर ले जाया जाता है, बंधक बना लिया जाता है, कई घंटों तक काम कराया जाता है, मारपीट होती है और उन्हें वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर तस्वीर हमने देखी है। और अब बात रायगढ़ की होगी, जहां कांग्रेस पार्षद के घर पर जुआ खेला जा रहा था। कांग्रेस पार्षद के घर पर ही जुआ का खेल चल रहा था। तो जुए का खेल ये चल रहा था। कांग्रेस पार्षद फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। कांग्रेस पार्षद रत्थू जायसवाल इसका नाम है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस पार्षद समेत 11 जुआरी भी गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें, झूठमूल क्षेत्र में घर पर ये जुए का खेल चल रहा था और इसी में गिरफ्तारी भी हुई है पार्षद की। बता दें, लंबे वक्त से हो सकता है कि ऐसा खेल चल रहा हो, बड़ी संख्या में दोस्त हैं उसके, वो भी शामिल हों। फिलहाल जो है पुलिस जांच पड़ताल इस मामले में करेगी कि आखिर कितने लंबे वक्त से इसी तरह तस्वीरें जो हैं बनी हुई थी और यहाँ पर इस तरह से जुए का खेल चल रहा था। इन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल होगी। और कोल घोटाले में बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। अब जेल में ईडी पूछताछ करेगी, जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी ईडी। अनुमति मिल चुकी है। 6 दिन के भीतर पूछताछ की अनुमति लेनी होगी। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक पूछताछ होगी। ईडी ने पूछताछ के लिए अनुमति मांगी थी। स्पेशल जज की कोर्ट ने इसे लेकर अब अनुमति दी है। आपको बता दें, पूरा मामला कोल घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहां अब जेल में ईडी पूछताछ करेगी। जेल में जो आरोपी बंद हैं, उनसे पूछताछ की अनुमति मिल चुकी है। 6 दिन के भीतर ही पूछताछ की अनुमति है, यानी कि 6 दिन का समय है। 6 दिन में ही पूछताछ करनी होगी जो जेल में बंद आरोपी हैं उनसे। और ये 6 दिन 10 जनवरी से 16 जनवरी तक के हैं। 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच तक ही पूछताछ ईडी कर सकती है। ईडी ने पूछताछ के लिए अनुमति मांगी थी और बहुत ही राहत भरी खबर ईडी के लिए भी कि अनुमति मिल भी गई है। स्पेशल जज की कोर्ट ने यह अनुमति दी है। और अब बात बीजापुर की होगी, जहां नक्सलियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सर्चिंग के दौरान चीतावागू नदी और धर्माराम के बीच कई आईईडी को बरामद किया और इनको डिफ्यूज कर दिया गया। तो वहीं सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में लगातार सर्चिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। लगातार कहीं ना कहीं आईईडी जो है लगाया जाता है और उसे डिफ्यूज करने का काम भी जो है जवान लगातार करते आ रहे हैं। अभी भी डिफ्यूज किया गया है। सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। नक्सलियों की साजिश कहीं ना कहीं नाकाम करने में जवान जुटे हुए हैं। और बलरामपुर में सेवारी के बसिया टोंगरी में महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जिस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी, उस मामले में आरोपी खुद महिला का ही पति निकला। जानकारी के अनुसार पत्नी के शराब पीने और घूमने से पति परेशान था। इसी वजह से उसने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। दरअसल पति पत्नी के दारू पीने से, शराब पीने से परेशान था और वो परेशान होकर पत्नी का गला रेतकर उसको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस पूरे मामले में अब देखिए गिरफ्तार भी कर लिया गया है आरोपी पति को। विलियम से पूछताछ कड़ाई से करने पर जो है अपराध घटित करना कबूल किया और बताया कि इसकी घरवाली जो है शराब पीकर अक्सर घर से बाहर रहती थी, खाना पीना भी नहीं बनाती थी, जिससे क्षुब्ध होकर जो है 2 तारीख की रात में जब मृतिका घर में सोई थी, उसी समय जो है टांगी से मार के हत्या किया है।
अब बात सूरजपुर की करेंगे, जहां से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक दफन शव को करीब 2 महीने बाद बाहर निकाला गया। दरअसल मामला यह है कि नदी में एक व्यक्ति का शव मिलने का मामले में 2 महीने पहले ये मामला सामने आया था। मृतक की पहचान न होने पर पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। वहीं जब शव की शिनाख्त हो गई तब परिजनों की गुहार पर शव को बाहर निकाला गया, परिवार को सौंप दिया गया। संबंध में जो है मर्ग कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसमें कि वो डूबने से और एक्सीडेंटल मृत्यु होना डॉक्टर द्वारा लिख किया गया था। इसमें परिजनों का पता दिसंबर माह में चलने पर चूंकि उसके परिजन अज्ञात थे और शव अज्ञात था, तो फोटोग्राफ से उनके भाई के द्वारा पहचान की गई कि ये हमारे भाई का शव है और उसके अंतिम संस्कार के लिए उनके द्वारा नियमानुसार आवेदन अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय के समक्ष पेश किया गया था। उस पर आदेश के पश्चात आज कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति में उनके परिजनों के समक्ष जो है शव उत्खनन कर उनको अंतिम संस्कार और बाकी कार्रवाई के लिए जो है सुपुर्द करवाया गया। अब आपको दंतेवाड़ा की तस्वीर दिखाते हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि विकास की बड़ी बड़ी बातें बेईमानी लगेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें दंतेवाड़ा की हैं। शव को कंधे पर लेकर ग्रामीण नाला पार कर रहे हैं। ये कुआकोंडा इलाके का मलगीर नाला है। लंबे समय से इस पर पुल बनाने की मांग हो रही है, लेकिन पुल अभी तक बन नहीं पाया है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, नक्सली दहशत है। पुल नहीं होने से ग्रामीणों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले को लेकर जब डिप्टी सीएम विजय शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार को अभी काम करते हुए 25 दिन हुए हैं, आगे ऐसा नहीं हो इसके लिए सरकार काम करेगी। सर, आज ये एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसमें 100 को लेकर लोग कंधे पर नाला पार करा रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में विकास की कमी है, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? सरकार को काम करते 25 दिन हुआ है, आगे ऐसा न हो पाए इसलिए ये सरकार पूरी ताकत मेहनत से काम करेगी। सरकार मेहनत का सरकार आपको दिखेगी, जमीन पर धरातल पर काम करते हुए मिलेगी। लो प्रोफाइल सरकार आपको मिलेगी, उसमें कोई संशय नहीं। बस्तर में विकास नहीं, नक्सली बड़ी रुकावट है और बस्तर की बदहाली के पीछे शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है। सरकार कोई भी हो, बस्तर का विकास होना चाहिए। यहाँ के लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। नक्सलवाद का रोना रोकर इनको सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। में खेलो इंडिया एकेडमी को मंजूरी मिली है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी स्वीकृति दी। सांसद संतोष पांडे ने इसके लिए पत्र भी लिखा था। इस एकेडमी के खुलने के बाद खिलाड़ियों को फायदा होगा और खेलों को बढ़ावा भी मिलेगा। तो खेलो इंडिया अकादमी को मंजूरी कवर्धा में मिल चुकी है। ये बड़ी मंजूरी। अब कहीं ना कहीं खेलों को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा और सरकार प्रयासरत है इसके लिए। खेलो इंडिया अकादमी को मंजूरी मिल चुकी है। खिलाड़ियों को निश्चित तौर से इसका फायदा मिलेगा, खेलों को बढ़ावा इससे मिल सकेगा। बस्तर जहां आदिवासी रहते हैं और इनकी परंपराएं भी अजब हैं, यहां दस्तावेजों को भी परीक्षण से गुजरना पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। बस्तर, यहाँ की परंपराएं गजब हैं। बस्तर में मान्यता पाने के लिए देवी देवताओं को भी परीक्षण से गुजरना पड़ता है। जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पहले उनकी योग्यता देखी जाती है, उसी तरह बस्तर में देवी देवताओं की योग्यता को परखने के लिए कई तरह की परीक्षाएं होती हैं। उनका परीक्षण होता है। जानकारों के मुताबिक देव, खासकर बस्तर के आराध्य आंगा देव के निर्माण के लिए लकड़ी का चयन किस जंगल से होगा, उसकी जांच होती है और नए देव की शक्ति का परीक्षण होता है। आंगा देव बहुत ही बड़ा उसका महत्व है और बड़ा है वो, क्योंकि माटी से जुड़ा होता है। इसलिए हमारे कोंडागांव में
3 भाई हैं। एक सबसे बड़ा है, बड़े माटी में सोन कुंवर है, और छोटे माटी में है फूल कुंवर है, और मंझला जो है वो जो भाई है उसको कुपबेड़ा में ही परिवार रहते हैं, लेकिन आधे परिवार भीरा गांव रहते हैं कि वहाँ के कार्य को देखने के लिए वहाँ दिया गया है। और इसका जन्म ऐसा है कि कोई भी लकड़ी से बनाएंगे ऐसा नहीं है, कि मांझी मुकासी गायता के द्वारा ये मतलब उस वृक्ष को, तेंदू के झाड़ को देखा जाता है कि किसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। जिस तरह प्रशासनिक अधिकारियों के कामों का विभाजन होता है, ठीक उसी तरह बस्तर में देवी देवताओं का कार्य विभाजन होता है। परीक्षण के दौरान असली और नकली देवों की पहचान की जाती है। सही काम नहीं करने वाले देवी देवताओं को सजा भी दी जाती है। जिस प्रकार से एक शासकीय सेवक की नियुक्ति के पहले उनकी अर्हताओं को देखा जाता है, उनकी परीक्षाएं होती है, परीक्षण की कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है, तब वो एक शासकीय सेवक बनता है या अधिकारी बन पाता है। उसी प्रकार से देवी देवता जो भी होते हैं उनका भी बहुत विधि विधान है, और उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, उन अर्हताओं को भी पूरा करना पड़ता है, और उन परीक्षण से भी गुजरना पड़ता है। वहीं देवी देवताओं पर भंगाराम माई का नियंत्रण रहता है। आज भी ग्रामीण इलाकों में हर छोटी बड़ी समस्या, चाहे लड़ाई झगड़ा विवाद हो या गांव की कोई और समस्या, जिसे दूर करने की ग्रामीण आंगा देव से मन्नत मांगते हों, उनकी शरण में जाते हों, और आंगा देव के पुजारी ने जो फैसला दिया उसे सच मानते हैं। बस्तर की यही परंपराएं इसे अनूठा बनाती हैं। विवेक श्रीवास्तव, कोंडागांव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार पहुंचे छत्तीसगढ़ के खेल, युवा कल्याण एवं राजस्व मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री टंकराम वर्मा राजनीति से हटकर अलग अंदाज में नजर आए। और इस वीडियो में कैबिनेट मंत्री टंकराम 80 के दशक की फिल्म याराना का एक गीत गुनगुना रहे हैं। दरअसल टंकराम वर्मा पलारी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये गाना गुनगुनाया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।